गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मेरे बच्चों कैसे हो आप लोग? एक चीज़ समझो आप कि हमारे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है? याद रखेंगे, रिदम बनी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, ताकि अगर कभी आगे एग्ज़ाम हुए तो हम लोग बड़े आराम से उस शेड्यूल में सेट हो पाए, ठीक है? तो लास्ट टर्न पर हम लोग आज हमारा जो अमीन का लेक्चर नंबर है वो है अमीन का लेक्चर नंबर 4th लेक्चर। लास्ट टर्म तक हम अमीन का बेसिक नेचर पढ़ रहे थे ना। चलो कुछ एग्जांपल चालू करते हैं, एग्जांपल जो अमीन का बेसिक नेचर बताते हैं। एक तो ये एग्जांपल है एनिलीन, है ना। तो अगर मैं एनिलीन को HCl के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये एनिलीनियम क्लोराइड बना लेगा। कैसे, याद है ना? क्या बना लेगा? एनिलीनियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। ये अपना लोन पेयर H+ को दे देगा, H+ को अपने साथ जोड़ लेगा, सॉल्ट बना लेगा। ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है, ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है। यहाँ जो एनिलीन है वो बेस का काम कर रहा है और HCl एसिड का काम कर रहा है। ये एनिलीन इस HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, एनिलीनियम क्लोराइड बना लेगा। नाम लिख दो इधर, एनिलीनियम क्लोराइड बना लेगा। एनिलीनियम क्लोराइड बना लेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया ना। ऐसे एक और एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप RNH2 को HCl के साथ रिएक्ट करा दो, क्या बनेगा? ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। RNH3 पॉजिटिव Cl माइनस बनेगा, RNH3 पॉजिटिव Cl माइनस बनेगा, RNH3 पॉजिटिव Cl माइनस बनेगा। 2 एग्जांपल हो गए। अब चलो इधर देखो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, जो एलिफेटिक अमीन है वो ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमीन से। एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमीन से। ऐसा क्यों होता है समझो ना। एलिफेटिक अमीन के अंदर ये R ग्रुप नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिससे डोनेटिंग एबिलिटी जो है नाइट्रोजन के लोन पेयर की वो बढ़ जाती है। बट अगर मैं एरोमेटिक अमीन की बात करूं तो एरोमेटिक अमीन में जैसे ये एनिलीन है, इसमें जो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये डीलोकलाइज रहता है ओवर होल बेंजीन रिंग। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज रहता है। यहाँ लिख दो, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, वो आपका काम है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना वो आपका काम है। The lone pair is delocalized over whole benzene ring, not easily available for protonation, not easily available for protonation। वो इजीली अवेलेबल नहीं होते प्रोटोनेशन के लिए। इसमें रेजोनेंस के कारण जो लोन पेयर है वो होल बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज रहता है, और जब बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज रहेगा तो वो लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होगा प्रोटोनेशन के लिए। इसमें लोन पेयर जो है ना एलिफेटिक अमीन में, वो लोन पेयर लोकलाइज्ड रहता है, लोकलाइज्ड एंड इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। भाई यहाँ पर लोन पेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रेजोनेंस के कारण जो लोन पेयर है वो पूरी रिंग पर क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण उस लोन पेयर की एबिलिटी जो है प्रोटोनेशन करने के लिए वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो बेसिक नेचर है वो कम हो जाता है। लोन पेयर लोकलाइज रहता है, इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, और इजीली अवेलेबल होता है किसके लिए? प्रोटोनेशन के लिए। लोन पेयर इज लोकलाइज्ड एंड इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। लोन पेयर लोकलाइज होते हैं, इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। दैट्स व्हाई द बेसिक नेचर इज मोर, दैट्स व्हाई बेसिक नेचर इज मोर, दैट्स व्हाई बेसिक नेचर इज मोर।
समझो, पॉइंट नोट कर लो। एलिफेटिक अमीन का जो बेसिक नेचर है वो एरोमेटिक अमीन से ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलवेज एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं। उसका रीजन है ये जो लोन पेयर है ना एरोमेटिक अमीन में, ये लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड रहता है। इस वर्ड पे अंडरलाइन कर, इसमें जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज्ड होता है। ऊपर से आर ग्रुप अपना कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई, जिसकी वजह से इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसीलिए एलिफेटिक अमीन ऑलवेज ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमीन से। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। Why एलिफेटिक अमीन इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन, समझ में आया? एलिफेटिक अमीन इसलिए ज्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक अमीन से क्योंकि एरोमेटिक अमीन में रेजोनेंस के कारण जो लोन पेयर है वो होल बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज होता है, जिसकी वजह से वो इजीली अवेलेबल नहीं होता प्रोटोनेशन के लिए। और जो एलिफेटिक अमीन है उसमें जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है। ऊपर से प्लस आई इफेक्ट लगा के ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी एबिलिटी को बढ़ा रहा है, सही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोटॉन को इजीली डोनेट कर देगा और प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से बेसिक नेचर एलिफेटिक अमीन का ज्यादा होता है एरोमेटिक अमीन से। तो जहां लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा पूरी रिंग के ऊपर, वहां उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी। तो जहां लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वहां पर उसकी डोनेट करने की एबिलिटी कम होगी, बेसिक नेचर कम होगा। और जहां नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा, लोकलाइज्ड होगा, वहां उसकी एबिलिटी ज्यादा होगी, वो इजीली अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर पाएगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, बेसिक नेचर ज्यादा होगा। नोट करो इसमें, नोट करो, जल्दी नोट कर लो। अब बच्चों मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा उससे पहले एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। अगर एनिलीन के केस में, अगर एनिलीन के केस में ये वाले ग्रुप जुड़े होते हैं OCH3 CH3, तो ये इसके बेसिक नेचर को, ये इसके बेसिक नेचर को बढ़ा देंगे, बेसिक नेचर को बढ़ा देंगे। अच्छा आप बोलेंगे कैसे, समझाओ, तो समझाता हूं। ये लिखा मैंने एनिलीन और यहां पे जोड़ दिया मैंने OCH3, तो बताओ ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस M इफेक्ट शो करता है। प्लस M शो करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो वो इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। देन किसका बेसिक नेचर होगा, देन किसका बेसिक नेचर होगा, इसमें ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में बढ़ा रहे हैं, और नाइट्रोजन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो पाएगा डोनेशन के लिए और प्रोटोनेशन के लिए, तो उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। इसको पैराटोलुडीन बोलते हैं, प्यारे बच्चों इसका नाम लिख लेना, इसको पैराटोलुडीन बोलते हैं, इसको पैराटोलुडीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया था कि अगर ऐसे ग्रुप जुड़े होंगे तो वो बेसिक नेचर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसे ग्रुप जुड़े होंगे तो बेसिक नेचर को बढ़ा देते हैं। भाई प्लस M ज्यादा बढ़ाता है फिर हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ाता है, तो प्लस M ज्यादा बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे, जिसकी वजह से जो लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ये भी बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे, बट ये उतनी नहीं बढ़ा पाएगा जितनी ये बढ़ाएगा, क्योंकि प्लस M ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन से। सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, अगर एनिलीन के अंदर -M इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हो, ये -M शो करता है, तो ये बेसिक नेचर को कम करता है, ये बेसिक नेचर को कम करता है। COH भी -M इफेक्ट शो करता है बट कम करता है।
अब जरा मुझे बताना, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये -i शो करता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा बेसिक नेचर बताओ सबसे ज्यादा किसमें होगा, अरेंज करो ABCD को, है ना। तो आप ये समझो ये सबसे ज्यादा -m इफेक्ट लगा रहा है, ये सबसे ज्यादा -m लगा रहा है, ऐसे लिख दो, ये सबसे ज्यादा -m लगा रहा है। तो ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई तो भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, कुख्यात ग्रुप है, डाकू ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम कर देगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, डोनेट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, डोनेट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा। ये भी अब -m इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी -m इफेक्ट शो कर रहा है, बट ये इसके कंपैरिजन में कम कर रहा है। खींच ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, बट ये तो बहुत ही ज्यादा कम करेगा, ये भी कम करेगा, ये भी कम करेगा, बट ज्यादा कम ये करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पे कम कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पे कम कर रहा है -i से। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर ऐसे पूछ ले वो, सबसे ज्यादा Kb किसका होगा, तो सबसे ज्यादा Kb होगा D का, देन C का, देन B का, देन A का। अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा pKb किसका होगा, तो सबसे ज्यादा pKb होगा A का, देन B का, देन C का, देन D का। आपको मालूम है ना Kb जितना ज्यादा होता है बेसिक नेचर उतना ज्यादा होता है, आपको मालूम है ना Kb जितना ज्यादा होता है बेसिक नेचर उतना ज्यादा होता है, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि pKb जितना ज्यादा होता है बेसिक नेचर उतना कम होता है। आपको यह भी मालूम है Kb जितना ज्यादा होता है बेसिक नेचर ज्यादा होता है, और pKb जितना ज्यादा होता है बेसिक नेचर कम होता है ना, पढ़ा है ना ऐसा। अच्छा आपको यह भी मालूम होगा pKb बराबर कितना होता है, माइनस का log Kb होता है, pKb बराबर माइनस का log Kb होता है, नोट करो pKb बराबर माइनस का log Kb होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लिख लो, तो मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, एक पॉइंट बना दो या नोट करके, एक नोट करके बता दो, एक पॉइंट नोट करके एक पॉइंट बता दो। अगर एनिलीन में ऐसे ग्रुप जुड़ जाएं NO2 COOH X, तो ये बेसिक नेचर को कम करते हैं, ये बेसिक नेचर को कम करते हैं। ये बेसिक नेचर को कम करते हैं, ठीक है बेटा। ये वाले कौन से ग्रुप हैं जो बेसिक नेचर को कम करते हैं, -m वाले ग्रुप और -i वाले ग्रुप जुड़ जाएंगे तो वो बेसिक नेचर को कम कर देंगे, +m वाले ग्रुप +i वाले ग्रुप अगर जुड़ जाएंगे तो वो बेसिक नेचर को बढ़ा देंगे। नोट कर लो जल्दी से। चलो ठीक है, रफ कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों। अब जरा मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है। एक क्वेश्चन आता है बहुत ही फेवरेट, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में और 2020 में ना, 2019 जी में और 2020 जी में। इसको कहते हैं पायरोल, इसको कहते हैं पायरोल, और इसको कहते हैं पिरिडीन। बताओ कौन ज्यादा बेसिक होगा, पायरोल और पिरिडीन में से कौन ज्यादा बेसिक होगा। पहली बात बता दूं, पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक। ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से पायरोल की एरोमेटिसिटी है, ये लोन पेयर की वजह से पायरोल की एरोमेटिसिटी है। अगर पायरोल ने ये लोन पेयर अपना डोनेट कर दिया तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। पायरोल कभी भी अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता भाई। ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो इट काउंट एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में काउंट हो रहा है तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो इस सिस्टम को कैसा बना रहे हैं, एरोमेटिक।
और अगर ये एरोमेटिक है तो अगर इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और ये हाईली अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा, इसीलिए इसकी लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी बहुत कम होगी। लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी कम है बिकॉज एक तो रीजन क्या है, बिकॉज लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। एक तो लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, दूसरा इस लोन पेयर की वजह से पायरोल को क्या मिल रही है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। कैसे मिल रही है स्टेबिलिटी, उसको एरोमेटिक बनाकर, तो वो किसी भी हालत में इस लोन पेयर को देना नहीं चाहेगा। तो पायरोल और पिरिडीन में, बेटा पिरिडीन के अंदर ये लोन पेयर जो है नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, easily available for donation, easily available for donation, इसीलिए इसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है। तो पायरोल का बेसिक नेचर बहुत कम होता है और पिरिडीन का बेसिक नेचर बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन को समझो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन को समझो बहुत ध्यान से। इस लोन पेयर के कारण, इस लोन पेयर के कारण, इस लोन पेयर के कारण, इस लोन पेयर के कारण पायरोल को क्या मिल रही है, इस लोन पेयर के कारण पायरोल को क्या मिल रही है, एरोमेटिसिटी। और पायरोल को अगर एरोमेटिसिटी मिलेगी तो उसकी वजह से क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी। और अगर स्टेबिलिटी मिलेगी तो वो ये लोन पेयर कतई डोनेट नहीं करना चाहेगा, तो इसीलिए पायरोल का बेसिक नेचर बहुत कम होता है। पिरिडीन, इसको पिरिडीन कहते हैं। पिरिडीन एक बेस होता है, पढ़ा नहीं है एसिटाइलेशन में, पिरिडीन एक बेस होता है, HCl को खा लेता है। रीजन है ये लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, ये लोन पेयर इन्वॉल्व ही नहीं होता कॉन्जुगेशन में। जब ये लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता कॉन्जुगेशन में तो ये इजीली अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए, तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है, इसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है, इसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है। नोट करो जरा, समझो। अच्छा ये बताओ मुझे एक चीज यहां पे नोट कर रहा हूं, एरोमेटिसिटी की क्या कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, जल्दी बताओ। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, एक तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, एक तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो या फिर sp हो। भाई प्लेनर होगा तभी तो सही है, पैरेलल p ऑर्बिटल होंगे, और पैरेलल p ऑर्बिटल होंगे तभी तो रेजोनेंस होगा। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। फोर्थ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वेयर n की वैल्यू इज 0 1 2 जहां n की वैल्यू 0 1 2 3, ये कहानी होती है। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं हक्कल रूल, डीवा हक्कल रूल, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा एक, पायरोल और पिरिडीन में से किसका बेसिक नेचर ज्यादा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, ग्वानिडीन होता है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, सबसे ज्यादा बेसिक अमीन कौन होता है, जरा बताओ। सबसे ज्यादा बेसिक अमीन कौन होता है, मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा बेसिक अमीन होता है ग्वानिडीन, सबसे ज्यादा बेसिक होता है ग्वानिडीन। अच्छा मैं आपको बताता हूं ग्वानिडीन होता क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड NH NH2। अच्छा अगर मैं इसका प्रोटोनेशन करा दूं, इसमें H+ एब्जॉर्ब करा दूं, तो आप देखना क्या होता है। तो बताओ कौन कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है,
किस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है? जल्दी बताओ, किस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है? ये वाला इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, S+ को एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा? NH2+ बना लेगा, CNH2 ये बना लेगा ना एक्सेप्ट करने के बाद। अब देखना, अब इसमें रेजोनेंस कराओ, ये रहा। आप जानकर आश्चर्य होगा आपको, 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इसके अंदर। 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इसके अंदर। 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर बन गया। अगला क्या बन सकता है जरा बताओ शिखा? ये यहां पर, ये यहां पर, जरा बताओ क्या बनेगा? सोनम बताओ जल्दी बेटा। अमन जरा चेक करो बेटे, इसके अंदर 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल। तो प्रोटोनेटेड हाईली स्टेबल, मैंने आपको क्या सिखाया था? H+ को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। तो 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण ये हाईली स्टेबल होता है कॉन्जुगेट एसिड, और अगर ये हाईली स्टेबल है तो इससे ज्यादा बेसिक नेचर किसी का नहीं होता। इससे ज्यादा बेसिक नेचर किसी का नहीं होता। सबसे ज्यादा बेसिक ग्वानिडीन होता है, सबसे ज्यादा बेसिक। आ चुका IIT जी में 3 टाइम्स, जी में 3 टाइम्स आ चुका। सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होता है? तो जी में 3 टाइम्स आ चुका। सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होता है ग्वानिडीन का। ग्वानिडीन का सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होता है। H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो हाईली स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? उसके पीछे रीजन है 3 इक्वल RS। उसके पीछे रीजन है 3 इक्वल RS। 3 इक्वल RS होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से इसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होता है। इसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मैं बेसिक नेचर को ऑर्डर लिखूं तो आप लोग लिखोगे? तो बेसिक नेचर का जो ऑर्डर है वो ये है जनरली। बेसिक नेचर का जो ऑर्डर है वो ये है। क्या है बेसिक नेचर का ऑर्डर? बेसिक नेचर का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा बेसिक ग्वानिडीन। ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर बना दूं क्या? NH2C डबल बॉन्ड NH, यहां NH2, सबसे ज्यादा बेसिक ग्वानिडीन। ग्वानिडीन के बाद इमीडीन। इमीडीन इसी के जैसा कहानी होती है। इमीडीन, इसको इमीडीन कहते हैं। इसी की जैसे कहानी होती है, सिर्फ इसमें इक्वल 2 इक्वल RS स्ट्रक्चर होते हैं। ग्वानिडीन के बाद इमीडीन। इमीडीन के बाद एलिफेटिक अमीन RNH2। इमीडीन के बाद एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन के बाद एरोमेटिक अमीन। NH2। एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक अमीन, और सबसे लास्ट में अमाइड। सबसे लास्ट में अमाइड। एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक अमीन और सबसे लास्ट में अमाइड। तो ये ऑर्डर होता है जनरली बेटा, ये ऑर्डर होता है। ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, और ग्वानिडीन के बाद इमीडीन, इमीडीन के बाद एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक अमीन, और एरोमेटिक अमीन के बाद अमाइड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट इन एनसीईआरटी बेटा, ये सब नहीं है एनसीईआरटी में, नॉट इन एनसीईआरटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। सुना ध्यान से। तो यहां पर आपका बेसिक नेचर तो खत्म हो गया। डालो हेडिंग, बेसिक नेचर खत्म हो गया। इमीडीन में 2 इक्वल RS होंगे, ग्वानिडीन में 3 इक्वल RS होंगे। जिसमें ज्यादा इक्वल RS है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ग्वानिडीन हाईली स्टेबल होता है। 3 इक्वल RS। इमीडीन के अंदर 2, फिर उसके बाद एलिफेटिक अमीन, उसके बाद फिर एरोमेटिक अमीन, और लास्ट में अमाइड। तो ये जनरली ऑर्डर है, ये जनरली ऑर्डर है।
अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ESR ऑफ एनिलीन है ना, ESR ऑफ एनिलीन, एनिलीन का ESR पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ESR ऑफ एनिलीन में? एक तो पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन, एक पढ़ेंगे नाइट्रेशन, एक पढ़ेंगे, एक हो गया ब्रोमिनेशन, एक हो गया नाइट्रेशन, एक हो गया सल्फोनेशन। तीन रिएक्शन पढ़नी है एनिलीन। अब मैं आपको बताऊं, देखो इधर ये जो एनिलीन में जो ये नाइट्रोजन है, ये इस बेंजीन रिंग की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। किस इफेक्ट से? प्लस एम से। ये जो NH2 ग्रुप है, ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये नाइट बेंजीन रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है टुवर्ड्स ESR, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है टुवर्ड्स ESR, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है टुवर्ड्स ESR। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। किस लिए हाईली एक्टिवेटिंग है? प्लस एम से। प्लस एम के कारण ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। सिमिलरली इसी तरीके से आपने फिनॉल में भी पढ़ा है, वो भी बहुत ही हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। OH भी प्लस एम की वजह से हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR बढ़ जाती है। दोनों पॉइंट को नोट कर लो, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR बढ़ जाती है। अच्छा, अगर मैं ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में से पूछूं तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। अगर दोनों प्रोडक्ट बना रहे हो अलग अलग तो ऑर्थो और पैरा में से तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। तो NH2 की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती क्यों? उसका रीजन है कि उसके प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम के कारण ये बेंजीन रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा तेजी से ESR देता है। तो अब हम पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है? अगर मैं एनिलीन का ब्रोमिनेशन करा दूं या फिर फिनॉल का करा दूं, बात एक ही है, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। इस NH2 की जगह आप OH भी ले सकते हो, मैं दिखा देता हूं। इस एनिलीन ले लिया और इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, Br2 एक्वस। ये तो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनाएगा ऑर्थो एंड पैरा वाले, ये एक साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो Br तीनों जगह आके जुड़ता है, Br तीनों जगह आके जुड़ता है, तीनों जगह आके Br जुड़ता है। इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ा देता है कि तीनों जगह आके Br जुड़ता है। और जब तीनों जगह Br आके जुड़ता है तो प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT, व्हाइट PPT होता है। दिस इज द टेस्ट ऑफ एनिलीन, ये भी कह सकते हैं इसको, टेस्ट ऑफ एनिलीन भी कह सकते हैं। सिमिलरली फिनॉल भी ये रिएक्शन देता है, फिनॉल भी इसी तरीके की रिएक्शन देता है। सिमिलरली फिनॉल को अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा दें, फिनॉल को अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा दें तो वो भी देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, वो भी देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये इतने ज्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कि अलग अलग प्रोडक्ट नहीं मिलते, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट नहीं मिलता है, एक साथ मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका प्रेसिपिटेट भी व्हाइट होता है। दिस इज द टेस्ट ऑफ फिनॉल, है ना, नोट करो। तो अगर मैं ब्रोमिनेशन कराऊं
और एनिलीन का अगर मैं ब्रोमिनेशन कराऊं तो वो क्या मिलता है मुझे, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है, साथ में 3H और 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। चेक करो, दिस इज अ टेस्ट ऑफ एनिलीन, दिस इज अ टेस्ट ऑफ फिनॉल, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। सुना ध्यान से, नोट किया, ये दोनों रिएक्शन फिनॉल में और एनिलीन में बिल्कुल सेम। तो अगर मैं ब्रोमिनेशन कराता हूं, आपको मैं बता दूं ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ईएसआर बढ़ जाती है। तो हमें इसके अंदर ईएसआर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, एक तो ब्रोमिनेशन पढ़ना है, एक नाइट्रेशन पढ़ना है और एक सल्फोनेशन पढ़ना है। नोट किया, जल्दी से नोट कर लो, फिर मुझे बताओ, तो मैं पानी पी लूं। एक साथ होती है ऑर्थो एंड पैरा पे, एक साथ जाके जुड़ जाता है बीआर। तीनों जगह एक साथ क्यों आता है, उसकी वजह है ना रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना ऑर्थो एंड पैरा पे, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी करता है कि बीआर ऑर्थो एंड पैरा पे जाने की बजाय एक साथ तीनों पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, अलग अलग नहीं बनाते, अलग अलग नहीं बनाते, जल्दी से नोट कर लो बेटा। एक इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, नोट करो जल्दी से। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लो एनिलीन या फिनॉल में, मान लो यहां पर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं चलेगा ना, NH2 ले लो या फिर OH ले लो, और अगर इसकी पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप है, तो भी आप देखना Br2 एक्वस के साथ रिएक्शन करने पर प्रोडक्ट यही बनेगा, प्रोडक्ट यही बनेगा। पूछो क्यों बनेगा? ये इतना ज्यादा रिएक्टिविटी कर देते, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं कि इसको मजबूर कर देते हैं इसको एज अ लिविंग ग्रुप हटने के लिए, इसको मजबूर कर देते हैं। बट ये तभी संभव है जब NH2 या OH जुड़े हों और ये वाले ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जुड़े हों। ये NH2 और ये OH इस COH को इतना मजबूर कर देते हैं लिविंग ग्रुप के फॉर्म में हटने के लिए, और ये CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। सिमिलरली अगर इसी तरीके का मैं क्वेश्चन एक और ले लूं, यहां मैंने NH2 ले लिया और यहां या फिर OH ले लिया, और यहां मैंने क्या जोड़ दिया, SO3H जोड़ दिया, और मैंने इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा दी, Br2 एक्वस के साथ करा दी। Br2 एक्वस के साथ कराने पर अभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, अभी भी प्रोडक्ट यही बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन या फिर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। उसकी वजह यह है कि इस ग्रुप को ये मजबूर कर देंगे यहां से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में हटने के लिए, और इसको किसके फॉर्म में निकाल देंगे बाहर, सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में, SO3 के फॉर्म में लीव कर देंगे। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन जी एग्जाम। जी में ये क्वेश्चन दोनों आते हैं, और ये संभव तभी है जब ऊपर NH2 या OH जुड़ा हो, और ये संभव तभी हो जब या तो COOH जुड़ा हो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, या SO3H जुड़ा हो। तो ये इनको इतना मजबूर कर देते हैं इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर कि इनको लिविंग ग्रुप के फॉर्म में हटना ही पड़ता है। इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देके लिख लीजिए। तो ये ब्रोमिनेशन का पहला पार्ट खत्म हो गया है। ठीक है, रफ कर दो। अब सुनो इधर, बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना हो, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड जब भी प्रोडक्ट बनेगा पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, आपको मालूम है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जब भी बनाना हो, कैसा सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जब भी बनाना हो, तब आपको NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको करानी पड़ेगी रिएक्शन एसिटाइलेशन। आपको मैं सिखा रहा हूं यहीं पर,
आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको कराना पड़ेगा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराएं या फिर एसिटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएं। तो जब एसिटाइलेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा अमाइड इस तरीके का। और जब ये अमाइड बन जाएगा तो जो ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में था वो इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में आ जाएगा COCH3 के साथ। ऐसा करने पर जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो एक साथ तीनों जगह पर नहीं जुड़ेगा फिर ब्रोमीन, एक्टिवेटिंग इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो आपको NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे प्रोटेक्ट करोगे? एसिटाइलेशन कराओगे। एसिटाइलेशन करा के आप इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। NHCOCH3 बना दोगे, अमाइड बना दोगे। ऐसा करने से जो लोन पेयर सीधे बेंजीन रिंग के ऊपर ट्रांसफर हो रहा था, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, वो कहीं ना कहीं इस CO के साथ भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और जब एक लोन पेयर दोनों जगह इन्वॉल्व होगा तो वो रिएक्टिविटी इतनी नहीं बढ़ा पाएगा जिसकी वजह से आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। और अच्छा, इससे दोबारा अगर आपको फिर से वहीं पहुंचना है तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने हो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। चलो करके बताता हूं। ये मैंने एनिलीन ले लिया, ये मैंने एनिलीन ले लिया, इसका एसिटाइलेशन कराओ एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। जैसे एसिटाइलेशन कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, ये बना लेगा NHCOCH3 बना लिया। इसको क्या कहते हैं याद है? नहीं याद है? एसिटिनालाइड। आपने प्रोटेक्ट कर लिया ना NH2 को। अब सब्स्टिट्यूशन कराओ। अब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा दो, Br2 के साथ। जैसे Br2 के साथ कराओगे कहां जुड़ेगा? या तो पैरा पे जुड़ेगा या ऑर्थो पे जुड़ेगा। तो पैरा प्रोडक्ट आपका मालूम है मेजर होता है। अब बन गया NHCOCH3Br, NHCOCH3Br। अब इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस। जैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में तो क्या होगा? HOH हाइड्रोलिसिस हो गया। तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए होते हैं आपको इस तरीके से NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर फिर से उसको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन। जरा नोट कर लो, पैरा ब्रोमो एनिलीन कहते हैं, जल्दी से नोट कर लो। जब भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए हो आपको यही करना पड़ता है। जो सॉल्वेंट लेना पड़ता है वो एसिटिक एसिड होता है। यहाँ जो तो ये ब्रोमिनेशन खत्म, ये ब्रोमिनेशन खत्म, जल्दी से नोट करो, ब्रोमिनेशन खत्म। तो जब भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना हो पहले इसको प्रोटेक्ट करो एसिटाइलेशन कराकर, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करो, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हाइड्रोलिसिस करो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब उस ग्रुप को जोड़ लो, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके उसको दोबारा से उसमें कन्वर्ट कर दो। अरे भैया शुरुआत में लिया तो एनिलीन का प्रोडक्ट बनाना था ना, अमाइड का प्रोडक्ट थोड़ा बनाना था। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया किसका? ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अभी आया था पेपर, आस्था जानती है इसको। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कैसे करते हैं जरा मैं आपको कुछ दिक्कतें बता दूं। अच्छा, एनिलीन के केस में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 से करा दूं 288 केल्विन पर, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। अच्छा, पॉसिबिलिटी किसकी होती है? पॉसिबिलिटी किसकी होती है? ऑर्थो एंड पैरा बनने की, बट जानकर आश्चर्य होगा। अभी आप देखना जरा, NH2NO2 मेटा भी बनता है, कुछ मेटा भी बनता है।
अभी आप देखना, कुछ जरा समझना बहुत ध्यान से। अदर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी बनेंगे। मैं आपको बता दूं, इसके बनने की जो परसेंटेज है वो 51 है, इसके बनने की परसेंटेज 47 है, और इसकी बनने की परसेंटेज 2 है। आप ये देख रहे होंगे, अगर मैं एनिलीन एक प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, प्लस एम शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे बढ़ाता है, जिसकी वजह से पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो के बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट इस केस में एबनॉर्मली मेटा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है। एबनॉर्मली मेटा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है, इसके केस में एबनॉर्मली मेटा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है। तो ऐसा क्यों है? मेटा प्रोडक्ट क्यों? मेटा प्रोडक्ट क्यों? इसका आंसर ढूंढते हैं। देखो इधर, एनिलीन एक बेस है ना, अरे भले ही अच्छा खासा बेस ना हो, बट बेस तो है ना नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। और ये बेस इस HNO3 क्या है? एसिड है। HNO3 मीडियम एसिडिक है। इसमें ये क्या करेगा? इस H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब इस H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां बन जाएगा एनिलीनियम आयन। और इनके बीच में क्या चलता रहेगा? इक्विलिब्रियम चलता रहेगा बच्चों। इनके बीच में इक्विलिब्रियम साथ साथ चल रहा होता है, यहां लिख दूं, इक्विलिब्रियम साथ साथ चल रहा होता है, थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा इक्विलिब्रियम साथ साथ चल रहा होता है। और जब इक्विलिब्रियम साथ साथ चल रहा होता है तो अच्छा खासा अमाउंट इसका भी बनता है, ये तो बनेगा ही, अच्छा खासा इसका बनेगा। और ये एनिलीनियम जो है, ये कैसा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है, ये बहुत अच्छा खासा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग है तो ESR देते नहीं है, और अगर देते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? मेटा प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर बताता हूं, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया ना, प्लस चार्ज आ गया तो ये डीएक्टिवेटिंग है, अच्छा खासा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, अच्छा खासा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और इसके कारण अच्छा खासा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसके कारण ये प्रोडक्ट जो बनता है वो मेटा प्रोडक्ट बनता है इसके कारण। अब देखो, दोनों बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। इसके कारण बनेंगे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो पैरा और ऑर्थो बनेंगे, और इसके कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा। अच्छा खासा अमाउंट बनता है इसका ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसका अमाउंट अच्छा खासा बनता है, इसीलिए ये कंसंट्रेशन ज्यादा होती है 47%। इसका अमाउंट ड्यूरिंग द रिएक्शन अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से इसकी परसेंटेज 47% होती है। समझ गए? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आया था ये 2021 में, 2017 में, 2019 में, 2017 CBSE बोर्ड में, इतनी सारी जगह आया ये क्वेश्चन जी में। इसको क्या कहते हैं? एनिलीनियम आयन। अच्छा, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसमें मेटा प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, इसके कारण बन गया एनिलीनियम आयन के कारण, जो कि एक माइनस आई इफेक्ट शो करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। फिर ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट कैसे बन गया? तो मैंने बताता हूँ, इक्विलिब्रियम में होता है, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये साथ साथ चल रहे होते हैं दोनों, इसके कारण मेटा प्रोडक्ट और इसके कारण ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। जरा नोट कर लो। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो। चलो अब कंट्रोल्ड नाइट्रेशन पढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब एक ही प्रोडक्ट बनाना है, कंट्रोल्ड नाइट्रेशन। कंट्रोल्ड नाइट्रेशन पढ़ते हैं। अब पढ़ रहे हैं क्या? कंट्रोल्ड नाइट्रेशन। कंट्रोल्ड नाइट्रेशन कंट्रोल्ड नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, कंट्रोल्ड नाइट्रेशन में क्या हुआ?
समझते हैं कंट्रोल नाइट्रेशन। सबसे पहले लिया आपने एनिलीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड करना है। मैंने बोला था इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करो, इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करो, जल्दी से प्रोटेक्ट करो। किसके साथ कर दोगे? रिएक्शन करा दोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ pyridine की प्रेजेंस में। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दोगे तो ये बन जाएगा एसिटनालाइड। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने, एन-फिनाइल इथेनामाइड। इसका दूसरा नाम भी बताया था एन-फिनाइल इथेनामाइड। इसको क्या कहते हैं? एसिटनालाइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एनिलीन का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे एसिटनालाइड बनेगा। अब इसका नाइट्रेशन करा दो, HNO3 H2SO4 288 केल्विन, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे नहीं बढ़ा पाएगा जिसके कारण पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसके लास्ट में क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक और बेसिक मीडियम में। जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ये दोबारा से फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हाइड्रोलिसिस करा दो HOH, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पैरा नाइट्रोएनिलीन में। हाइड्रोलिसिस करा दो ना। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड नाइट्रेशन। बच्चों इसको कहते हैं कंट्रोल्ड नाइट्रेशन। इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, पैरा नाइट्रोएनिलीन भी कह सकते हो, 4-नाइट्रोएनिलीन भी कह सकते हो, 4-नाइट्रोएनिलीन भी कह सकते हो, पैरा नाइट्रोएनिलीन भी कह सकते हो। तो ये हो गई हमारी कहानी यहाँ तक की। अब लास्ट बचा है सल्फोनेशन, है ना? सल्फोनेशन डाल लेंगे। कंट्रोल नाइट्रेशन लिखी। अब आ गया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी रिएक्शन? सल्फो। बच्चों हम लोगों के 4 लेक्चर हो चुके हैं। कितने लेक्चर हो चुके हैं? हम इनके 4 रेगुलरली पढ़ रहे हैं, सल्फोनेशन पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, कुछ अलग होता है इसमें सल्फोनेशन में। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट की तरह नहीं बनता इसमें। ये ले लिया एनिलीन, इसकी रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये बन जाएगा, इससे H+ एक्सेप्ट कर लेगा, ये बन जाएगा NH3+ HSO4-, NH3+ HSO4-। जल्दी से नोट कर दो, NH3+ HSO4- बन जाएगा। क्या कहलाता है ये? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हीट कर दो 453 से 473 केल्विन तक, या तो फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जैसे आप इसको हीट करोगे इसमें से वाटर निकल जाएगा और एक एसिड बनेगा रीअरेंज होकर, और वो बनेगा सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर इस NH2 को मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दूं इस एनिलीन को, तो भी बनता है सल्फेनिलिक एसिड। और ये सल्फेनिलिक एसिड एज अ ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है, बायपोलर आयन।
ये सल्फेनिलिक एसिड एज अ ज्यूटर आयन एग्जिस्ट करता है। कैसे? इसमें हो जाती है इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। जैसे इसमें इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये H डोनेट कर देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा आपस में, तो ये बन जाएगा NH3 प्लस SO3 माइनस, NH3 प्लस SO3 माइनस, जिसको हम क्या कहने लगेंगे? ज्विटर आयन, बायपोलर आयन, बायपोलर, इसको कहेंगे ज्विटर आयन और बायपोलर आयन सल्फोनेशन में। तो अगर मैं एनिलीन का सल्फोनेशन कराऊं तो पहले बनता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट के बाद बनता है सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड के बाद बनता है ज्विटर आयन, बायपोलर आयन। दो पोलैरिटी होती है इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। नोट। तो अगर मैं एनिलीन का सल्फोनेशन कराऊं तो उसमें पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, उसको हीट कर दो 453 से 473 केल्विन, 200 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर निकल जाएगा, सल्फेनिलिक एसिड बन जाएगा। सल्फेनिलिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, जिसके कारण ये डायपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको कहते हैं ज्विटर आयन। खत्म सल्फोनेशन। चलो अब मैं आपको एक और चीज बताऊं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और वो ये है कि जो एनिलीन है, एनिलीन जो है ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन नहीं देता। एनिलीन आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन नहीं देता। कौन कौन नहीं देता फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन? जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो एक भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन नहीं देता। समझते हैं क्यों नहीं देता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाता है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता? बेटा एनिलीन एक बेस है, एनिलीन एक बेस है, और इस बेस की रिएक्शन आपको अच्छी तरह मालूम है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। जितने भी RCl की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो ये क्या करता है? ये NH2 ये लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये लुईस एसिड है, और इस लुईस एसिड के साथ ये एक सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेता है, NH2 प्लस AlCl3 माइनस। और जब ये सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेता है तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो हैं वो वीक इलेक्ट्रोफाइल जैसे R प्लस, RCO प्लस, इनके साथ रिएक्शन नहीं देते। ये एनिलीन है जो कि एक बेस है, ये लुईस एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। एसिड बेस रिएक्शन जैसे ही होगी किसकी फॉर्मेशन कर ली? सॉल्ट। सॉल्ट बनाने के बाद ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये इन वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं देगा। इसीलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन नहीं देते। इसीलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन नहीं देते। समझिए? इसीलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन नहीं देते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। यहां पर हमारा टॉपिक ESR एज वेल एज बेसिक नेचर खत्म। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।